सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अमेंडमेंट रेलेवेंट फॉर दिसंबर 2021 एंड उसके बाद जितने भी साल आ जाए सारे सालों के लिए ये रेलेवेंट रहेगा ये टॉपिक। बहुत भौकाली वाली अमेंडमेंट आया है इधर पे, समझ में आ रहा है, एकदम बवाल वाला, समझ में आ रहा है। तो इसमें अमेंडमेंट करेंगे हम लोग, अमेंडमेंट करेंगे और पूरा सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा, उसी के साथ साथ अमेंडमेंट करेंगे। अब अलग से मैं अमेंडमेंट नहीं करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अमेंडमेंट इतना मतलब भयानक आया है कि आपको अगर डायरेक्ट अमेंडमेंट करवाने लग जाऊं मैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि करवा क्या रहा है सर, कहना क्या चाहते हो, ऐसा प्रकार का जो है ना आपके दिल और दिमाग से निकलने वाला है। तो आई डोंट वांट टू हैव टू गिव यू अ लॉट ऑफ डाउट। पूरा सॉल्व करेंगे एकदम, सेक्शन 135 से लेकर 135 सबसेक्शन 9 तक जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताइए ना जरा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा क्लास, ठीक है। और ये हैंड रिटन नोट्स मैं करवाने वाला हूं, ऐसा नहीं कि मतलब डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, कॉपी में लिखा हुआ, फोटो खींचा हुआ एंड देन डिजिटल फॉर्मेट के माध्यम से आप लोग को मैं प्रेजेंट करूंगा ये। और ये अवेलेबल रहेगा वेबसाइट के ऊपर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से जाके डाउनलोड करवा लियो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है भैया, लाइक का बटन जो है वो दबा दीजिए अभी के अभी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ साथ इस वीडियो पे पूरा ध्यान लगाकर देखिए। स्टार्ट करें हम लोग। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 बताइए ना, 135। अब जिन बच्चों को एकदम पता नहीं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कॉर्पोरेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी सोशल एक्टिविटीज। कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनी, ठीक है, का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कॉर्पोरेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी सोसाइटी। अब कौन से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि दान करना। किस प्रकार का दान चाहिए सर बताइए ना जरा। वो लिखा है शेड्यूल 7 में कि दान कहाँ पे करना है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ करना है वो लिखा है शेड्यूल में। सर कुछ एग्जांपल बताइए ना। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अभी फिलहाल लेटेस्ट जो चल रहा है वो बताते हैं। जो कोविड के चलते जो वैक्सीनेशन बनाने का खर्चा, कोविड के चलते जो वैक्सीनेशन बनाने का खर्चा, इसमें जो आपको रिसर्च लगाने का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, वो पहले CSR में इंक्लूडेड नहीं था। फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के बोले भैया इसको CSR में इंक्लूड करो, क्योंकि कंपनीज नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे, डेवलपमेंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है पैसा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बहुत ज़्यादा। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, ऐसे खर्चे होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो अगर गवर्नमेंट उसको CSR कॉन्ट्रीब्यूशन के कैटेगरी में नहीं डालता तो क्यों करें हम लोग, उसके ऊपर क्यों करें हम लोग बताइए ना। वो हम लोग ऐसे मतलब गवर्नमेंट ऐसे मानेगा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पर, समझ में आ रहा है, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो CSR से अलग से करना होगा अपने को। अगर हम लोग वैक्सीन बनाए, वैक्सीन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और वो CSR में कवर्ड नहीं है तो अपने को ये तो करना पड़ेगा ही एंड अलग से CSR में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और वैसे ही हम लोग 1000-2000 करोड़ CSR ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द वैक्सीनेशंस में हम लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया कोई टेंशन मत लो, आपको अगर चाहिए तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, वैक्सीनेशंस बनाइए, वैक्सीन्स बनाइए फॉर कोविड, अंडरस्टूड। एंड आपके ये जो पूरा टोटल खर्चे है उसको हम लोग CSR में पकड़ लेंगे, हम लोग उसको CSR में इंक्लूड करेंगे, आपको अलग से CSR कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अब जो लेटेस्ट चल रहा था वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा बताता हूँ, जैसे पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, ठीक है, स्पोर्ट्स, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, समझ में आ रहा है। एजुकेशन कहाँ पे, रूरल एरियाज में भाई मेरे, समझ में आ रहा है। तो उन सारे जगह पे इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, हंगर, समझ में आ रहा है ये सारा। तो ये पूरा लिस्ट है अपना शेड्यूल 7 में। तो शेड्यूल 7 आपको अलग से पढ़ना होगा जहाँ पे आपकी ये सारा लिस्ट है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि भैया बताओ ना कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो इस लिस्ट जो है, लिस्ट आपको लिख देना है एकदम बवाल तरीके से, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। एग्जामिनर बहुत बवाल वाला मार्क देने वाला है, ठीक है। अब आपको बेसिक समझ में आ रहा है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन करते हैं, कॉर्पोरेशंस मतलब कंपनीज कहाँ पे करते हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ में जो शेड्यूल 7 में लिखा है।
अब वो कौन से कंपनी से, सारे कंपनीज क्या नहीं, सुनो, सारे कंपनीज नहीं, बता के रखे इधर पे। बोले कि एवरी कंपनी हैविंग करके बोले नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ एंड टर्नओवर। नेट प्रॉफिट मोर देन और इक्वल्स टू 5 करोड़, ठीक है। नेट वर्थ मोर देन और इक्वल्स टू 500 करोड़, ठीक है। एंड टर्नओवर मोर देन और इक्वल्स टू 1000 करोड़। तो अगर इनमें से कोई एक भी अट्रैक्ट हो रहा है आपके कंपनी में, अच्छा सुनिए, कंप्लीट नहीं हुआ, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल, ठीक है। अब अगर चल रहा है फॉर एग्जांपल 2021, तो 2020 में अगर 2020 से लेकर 2021 का, ठीक है, ये जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, इसमें अगर, सुनिए ना, इसमें अगर ये टच कर रहा है तो 2021 से लेकर 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आपको फॉलो करना होगा। कौन सा बताइए ना ज़रा, बताइए ना, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फॉलो करना होगा। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं हम लोग नोट्स के टूवर्ड्स। अब नोट्स मैंने हैंड रिटन लिख के रखा है, तो बेकार लिख के हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट जाएंगे, अमेंडमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, बहुत अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। क्या बोले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन बताइए ना, सेक्शन 135 है सर। अब क्या बोले यहाँ पर, ये भी बता दीजिए सर। बोले यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा चीज़ एक बोले कि अगर कोई भी कंपनी, एवरी कंपनी, ठीक है, एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, ये तो क्लियर हो चुका है। ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये भी क्लियर हो चुका है। शेल कॉन्स्टिट्यूट, क्या बताइए ना, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, उनको कॉन्स्टिट्यूट करना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, ठीक है, कमेटी, जिनमें कौन कौन रहेंगे, कम से कम 3 डायरेक्टर्स रहेंगे या फिर उससे ज़्यादा। इनमें से एक डायरेक्टर को तो भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही होगा, इनमें से एक डायरेक्टर को तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही होगा। समझ में आ रहा है, एक डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही होगा आपको। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तब क्या बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही होगा, ठीक है। सर एक काम सुनिए ना, एक बात सुनिए ना सर। फॉर एग्जाम्पल मेरा मतलब जो है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो जो है वो अट्रैक्ट होता ही नहीं मेरे कंपनी पे, मेरे कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अट्रैक्ट होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूं, अगर आपके कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, और आपकी कंपनी में ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो एट दैट मोमेंट यू कैन कॉन्स्टिट्यूट CSR कमिटी विथ 2 और उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CSR कमेटी के बारे में पढ़ रहे हम लोग। उसके बाद बोले बोर्ड रिपोर्ट जो है ना, उसमें डिस्क्लोज कर देना द कॉम्पोजिशन ऑफ द CSR कमेटी, ठीक है। ये अभी तक हम लोग कर रहे हैं, सबसेक्शन 1 खत्म हुआ, ठीक है। अब ये है सबसेक्शन 2 जो खत्म हुआ, अब जा रहे हैं हम लोग सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 में क्या बताया, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CSR कमेटी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मुलेट करेंगे सर, रेकमेंड करेंगे सर बोर्ड को, क्या CSR पॉलिसी। मतलब ये जो CSR कमेटी है ना, वो शेड्यूल 7 में से कोई भी एक जो है वो रेकमेंड करेगा, भैया वहाँ पे कीजिए डोनेशन, वहाँ पे कीजिए आप, तो वो CSR पॉलिसी बनवाएगा, ठीक है। कौन, मतलब बनवाएगा इन सेंस कि बना करके बोर्ड को रेकमेंड करेगा, उसके बाद बोर्ड जो है उसको लागू करेगा, राइट, अप्रूव करेगा। उससे पहले फॉर्मुलेट करेगा कौन, CSR कमेटी। रेकमेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर, अब कितना पैसे अपने को इस पॉलिसी में डालना है वो भी रेकमेंड करेगा, मॉनिटर भी करेगा CSR पॉलिसी को, ठीक है। कौन करेगा, हाँ जी, कमेटी करेगा ना, CSR कमेटी। अब द बोर्ड शैल, क्या करेगा बोर्ड, अप्रूव CSR पॉलिसी एंड डिस्क्लोज द कंटेंट इन द बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑल्सो प्लेस इन कंपनीज वेबसाइट। इस बात का याद रखना, सबसेक्शन 4 कहता है कि भैया जो आपका CSR कमेटी ने आपको रेकमेंड दिया, वो बोर्ड ने अप्रूव किया, और जैसे बोर्ड ने इसको अप्रूव किया, आप एक काम करोगे, उसको डिस्क्लोज करोगे कहाँ पे, बोर्ड रिपोर्ट जब बनवाओगे ना, बोर्ड रिपोर्ट आपका, तब वो डिस्क्लोज करोगे और कंपनी के वेबसाइट में भी डाल देना, ठीक है, याद से भूलना मत। ये बताए यहाँ पे। बी में क्या बताया, ए में ये बताया, बी में बताया अनश्योर एक्टिविटीज मेंशन इन CSR पॉलिसी आर अंडरटेकन बाय द कंपनी, ठीक है। बोर्ड क्या करेगा, ठीक है,
तो बोर्ड इंश्योर करेगा, इस बात का ध्यान रखना, बोर्ड इंश्योर करेगा कि जो भी सीएसआर पॉलिसी में रेकमेंड किया गया है बाय द सीएसआर कमिटी वो अंडरटेक हो रहा हो बाय द कंपनी, वो कंपनी अंडरटेक कर रहा हो। अंडरस्टूड? इस बात का ध्यान रखेगा बोर्ड। ठीक है, कितना खर्चा करना है ये भी बता दीजिए सर। देखो अमेंडमेंट आ रहा है इधर पे अभी, ठीक है, गौर करना अच्छे से। बोले कि भैया 2% करो, पिछले 3 साल का, पिछले 3 इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो, निकाल के उसका 3%। सुनो अच्छे से, इस लाइन को अच्छे से सुनो। पिछले 3 साल का इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो 3 साल है उसका नेट प्रॉफिट, ठीक है, 3 साल का नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालो, उस एवरेज का 2%। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल 3 साल का नेट प्रॉफिट जो है वो हुआ फॉर एग्जाम्पल 9 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़। ठीक है, अब इन 3 सालों का जो नेट प्रॉफिट है प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो नेट प्रॉफिट है इसका हम लोग एवरेज करेंगे। अब एवरेज का जितना निकलता है अमाउंट उसका 2%। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर? बहुत बवाल सर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आ रहा है अमेंडमेंट। इसको मैंने इतना इजीली बना के रखा है आप लोगों के लिए, इतना इजी ड्राफ्ट किया है ना, मतलब इतना इजी बना के रखा है, मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, अगर आप ये वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो मतलब आपका सर चकरा जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं वेबसाइट पे दिखाऊंगा आप लोग को, सो दैट आपको समझ में आए, वो अहमियत पता चले। ठीक है, अब चलो इधर पे और, ठीक है, और अब अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट वाला चीज़ है। ठीक है, अब देखो क्या बोले, और कंपनी हैज़ नॉट कंप्लीटेड, अगर पकड़ लो 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन देन ड्यूरिंग सच इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इस बात का एकदम ध्यान रखना। क्या बताए यहाँ पे, पहले तो ऐसा था कि भैया 3 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद जाके आप 3 साल का ना नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालोगे, उसका 2% दोगे। अब बताए यहाँ पे अगर 3 साल कंप्लीट ना हो, कम से कम 1 साल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है फॉर एग्जांपल 1999 का ईयर है, ठीक है, 1999 में वो लोग इनकॉर्पोरेशन किए, ठीक है, कंपनी का। अब 1999 से 2000 जो है वो 1 साल बनता है, ठीक है। तो इस साल में जो आपका प्रॉफिट हुआ है, ये पहला साल बन जाएगा ना, 1999 से 2000 पहला साल बन जाएगा, पहला फाइनेंशियल ईयर। इस साल में जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ है उसका आपको देना होगा, उसका एवरेज नेट प्रॉफिट हुआ है उसका 2% आपको देना होगा, ठीक है। उसको तो आप एवरेज निकाल नहीं सकते। और अगर पकड़ लो 2 साल हो चुका है तो उस 2 साल का ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट निकालोगे, उसके बाद आप दोगे 2%। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या बताए? अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 3 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही जाके, 3 साल के पहले आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी है जिसका 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट ईयर से वो डोनेशन स्टार्ट कर सकता है, सीएसआर कमेटी में, सीएसआर कमेटी बना सकता है, सीएसआर पॉलिसीज जो है वो ड्राफ्ट कर सकता है एंड सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है अपने हिंदुस्तान के लिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझे कि नहीं समझे? बताओ ना फटाफट। फॉर एग्जाम्पल आपका कंपनी, आपने एक कंपनी खोला 2014 में, ठीक है, एक कंपनी खोला। अब तो पहले का नियम क्या था? ऐसा था कि 2015, 2016 ये 3 साल, फाइनेंशियल ईयर नहीं, मैं नॉर्मल ईयर पकड़ रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए। तो ये 3 साल ख़त्म होगा, उसके बाद जाके ये आपका जो 2017 है इसमें जाके आप पिछले 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, ये तो सिर्फ 2 ही फाइनेंशियल ईयर हुआ, यहाँ से काउंट करेंगे तो 3 होगा ना, तो 1, 2, 3 पिछले 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का हम लोग नेट प्रॉफिट को एवरेज करते हैं, राइट। तब जाके हम लोग जो है पेमेंट करते हैं, सीएसआर पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन अभी बोला कि और कंपनी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं हुआ सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन देन ड्यूरिंग सच इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल मतलब ये 3 साल हुआ ही नहीं इसका। सुनो ना, ये 3 साल इसका ना हुआ ही नहीं है, 3 साल हुआ ही नहीं है इसका, ठीक है। ये 3 साल नहीं हुआ है, सिर्फ 2016 तक है, सिर्फ 2016 तक है, ठीक है। तो 2016 कंप्लीट हुआ है ना, 2016 कंप्लीट हुआ है, जैसे 2015 से लेकर 2016 1 साल, अब 2016 से लेकर 2017 दूसरा साल रहेगा। तो इस साल में आप प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है, ये जो 15-16 का फाइनेंशियल ईयर है, उसका आप नेट प्रॉफिट जो है उसका 2% आपको देना होगा। समझ में आया क्या? बहुत इजी सर, एकदम बवाल इजी सर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर। आ जाइए,
प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अब ना ये बवाल वाला चीज जो है वो एकदम स्टार्ट हो रहा है, एकदम मतलब पॉपकॉर्न लेकर बैठो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट द बोर्ड शैल स्पेसिफाई इन इट्स रिपोर्ट, अगर आपने जो अमाउंट खर्चा करना था टूवर्ड्स CSR आपने नहीं किया तो वो बात आपको लिख के रखना होगा, आपके बोर्ड रिपोर्ट पे स्पेसिफाई करना होगा कि क्यों आप नहीं कर पाए, क्या रीजन था। ठीक है, अनलेस द अमाउंट रिलेट्स टू सबसेक्शन 6। अब सबसेक्शन 6 जो है ना वो हम लोग बाद में देखेंगे। अगर वो सबसेक्शन 6 का अमाउंट है उसके कारण, अगर आप सबसेक्शन 6 के कारण आपने जो है वो स्पेंड नहीं किया जितना पैसा आपको स्पेंड करना था, तब जाके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सबसेक्शन 6 वाला बात नहीं है, सबसेक्शन 6 वाला चक्कर नहीं है, तो आपको ये बोर्ड रिपोर्ट में तो मेंशन करना होगा। उसके बाद जो पैसा आपने खर्चा नहीं किया, शायद आपके पास टाइम ही नहीं था, तो वो पैसा ट्रांसफर कर दोगे सच अनस्पेंट अमाउंट टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। अब वो कौन सा फंड है जो स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल 7 में, वो है अपना PM केयर फंड। ठीक है, तो आप PM केयर फंड में डायरेक्ट जमा कर सकते हो अपना पैसा। आपके पास समय नहीं है, PM को दे दो, PM के पास बहुत समय है, वो दिन रात बैठ के सोचते रहते हैं कहाँ पे कौन सा चीज़ जो है वो डेवलप करना है, समझ में आ रहा है ना, तो वो लोग करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पैसा ट्रांसफर करवा दो। ठीक है, कितने टाइम के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, समझ में ना, 6 महीने के अंदर अंदर आपको कर लेना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, ट्रांसफर कर देना। क्या ट्रांसफर करें, जो पैसा आपको खर्चा करना था CSR एक्टिविटीज में वो आप नहीं किए, तो पैसा आप PM को दे दो, PM केयर फंड में आप डलवा दो, जो कि शेड्यूल 7 का फंड है। ठीक है, तो मोदी जी भी खुश, आप भी खुश, सब लोग खुश। ठीक है, अब सुनिए प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, अभी अमेंडमेंट, भारी अमेंडमेंट देखो, provided also that if the company spends an amount in excess of the requirement, अब excess of the requirement मतलब वो नेट प्रॉफिट वगैरह सब कुछ निकाल के देखे, आपको स्पेंड करना था 10 करोड़, ठीक है, टुवर्ड CSR, लेकिन आपने स्पेंड किया 15 करोड़। ठीक है, आपको 2020 से लेकर 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें आपको स्पेंड करना था 10 करोड़, लेकिन आपने स्पेंड किया 15 करोड़। तो वो जो आपने एक्सेस स्पेंड किया 5 करोड़, वो आप, पहली बात तो ये कि वो आपका खुद का जो है ना पैसा होना चाहिए। ठीक है ना, वो जो मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने आपको, वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ अभी कंसेप्ट समझो ये कि जो 5 करोड़ आपने एक्स्ट्रा दिया है वो आप सेट ऑफ कर सकते हो अगले साल। सच एक्सेस अमाउंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट, सच कंपनी में सेट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट फॉर द सच नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, अब इतना तक है वेबसाइट के ऊपर, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करके निकाला कि कितना साल भैया बताइए ना, एस में भी प्रिस्क्राइब कितना साल तक हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको, 3 साल तक, 3 सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग लेकर जा सकते हैं। तो ये जो 5 करोड़ है ना, सुनो ना, ये जो 5 करोड़ है, तो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर आपको स्पेंड करना था 10 करोड़, लेकिन आपने स्पेंड किया 5 करोड़, ठीक है, वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पिछले साल तो आपने 5 करोड़ एक्स्ट्रा स्पेंड किए थे ना तब। ठीक है, अब यहां पर 2 कंडीशन है सिर्फ, 3 साल का तो आपको समझ चाहिए कितना साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 3 साल तक। ठीक है, अब 2 कंडीशन है। कंडीशन ये कि द एक्सेस अमाउंट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ, ये जो एक्सेस अमाउंट 5 करोड़ का निकला ना आपका, ठीक है, शैल नॉट इंक्लूड द सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम CSR एक्टिविटीज, शैल नॉट इंक्लूड द सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम CSR एक्टिविटीज। ठीक है अब इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ मेरे को, जो बहुत दिग्गज वाले बच्चे बैठे इधर पे, ये एक्सप्लेन करके दिखाओ मेरे को। ठीक है, एक्सप्लेन करो भाई मेरे, मैं कर दूं? ठीक है, देखो क्या बोले, द एक्सेस अमाउंट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ, ये जो एक्सेस अमाउंट 5 करोड़, ये जो 5 करोड़ का एक्सेस अमाउंट है, ये जो 5 करोड़ का एक्सेस अमाउंट है ना भाई मेरे, इस 5 करोड़ का एक्सेस अमाउंट जो है, ये जो 5 करोड़ का एक्सेस अमाउंट है, ये सरप्लस नहीं होना चाहिए, शैल नॉट इंक्लूड द सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम CSR एक्टिविटीज। अब एक दिमाग में घंटी बचेगा, ठीक है, अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर CSR एक्टिविटीज में हम लोग करते हैं खर्चा, तो यहां में से सरप्लस कैसे आने वाला है, मेरे को गेन कैसे होने वाला है, या तो मैं खर्चा कर रहा हूं, तो सरप्लस का मतलब तो ये है ना कि अमाउंट ज़्यादा, तो ये सरप्लस क्या हुआ,
क्यों हुआ, कैसे हुआ ये सरप्लस, ये बताइए ना सर। द एक्सेस अमाउंट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ शैल नॉट इंक्लूड द सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम CSR एक्टिविटीज। मतलब CSR एक्टिविटीज करते हुए जो पैसा आपने कमाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 करोड़ रुपए कमाया है, CSR एक्टिविटीज करते हुए आपने 5 करोड़ रुपये कमाया है, तो उस 5 करोड़ का अगर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, मतलब यहाँ पर समझो 5 करोड़ का जो ये पैसा है ना, ये 5 करोड़ आपने कमाया है CSR एक्टिविटीज़ करते करते। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ मैं, 2020 और 21 में आपने CSR एक्टिविटी किया, ठीक है। अब ये इनकम कैसे आता है, कमाते कैसे हो CSR एक्टिविटी में, वो भी मैं बताऊंगा, धीरज रखो। अब जैसे ये CSR एक्टिविटी है, CSR है 2020 to 2021 में आपने CSR एक्टिविटी किया, यहाँ पे आपने 5 करोड़ कमाया है, ठीक है। अब 2020 एंड 2021 एंड 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आपका करना था 10 करोड़ का खर्चा, आपने किया 15 करोड़ का खर्चा, ठीक है। अब बात यह है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया आपने 5 करोड़ एक्सेस में खर्चा किया है, तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 3 साल के लिए सेट ऑफ हो सकता है सामने वाले ईयर में, ठीक है। 3 साल के लिए सेट ऑफ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो 5 करोड़ आपने स्पेंड किया ना, ये आपके पॉकेट का 5 करोड़ होना चाहिए, ये वो वाला 5 करोड़ नहीं होना चाहिए जो आपने CSR एक्टिविटीज़ करते हुए कमाया है। अब समझे भाई, मेरे दिमाग का घंटी बजा, बताओ ना। ये वो नहीं होना चाहिए 5 करोड़ जो आपने CSR एक्टिविटीज़ करते हुए पिछले साल कमाया है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। जो एक्सेस अमाउंट है ना, जो एक्सेस अमाउंट है वो तो आपको भेज देना पड़ेगा। कहाँ पे भेज देंगे सर जी, बताइए ना। PM केयर फंड में भेज देना होगा जो एक्सेस अमाउंट आपको मिल रहा है। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कहाँ पे भेजना है, क्या भेजना है, धीरे धीरे बताऊंगा। अब एक डाउट क्लियर हुआ, ये 5 करोड़ का मतलब ये सरप्लस अमाउंट कौन सा है, सरप्लस अमाउंट किसके बारे में बात करें, सरप्लस अमाउंट अराइजिंग फ्रॉम CSR एक्टिविटीज। अब ये कंसेप्ट क्लियर करो कि CSR एक्टिविटी से पैसा कमाते कैसे है भैया। सर अगर ऐसा है तो CSR एक्टिविटी से पैसे कमाते, एक कंपनी है S लिमिटेड, सैम लिमिटेड, ठीक है। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी जो है ना, कंपनी जो है एवरी सैटरडे संडे, सैटरडे प्लस संडे जो है वो लगभग 1 लाख लोगों को खाना खिलाता है, ठीक है। तो खाना खिलाते हुए फॉर एग्जांपल 2020 एंड 2021 में उन लोगों ने खाना खिलाया लगभग 5 करोड़ का, 5 करोड़ का उन लोगों ने खाना खिलवाया है बच्चों को, ठीक है, गरीबों को, ठीक है, जिनके पास नहीं है उनको खाना खिलाया है। एवरी मतलब क्या कहते हैं इसको, सैटरडे संडे जो है वो खिलवाता है, ठीक है, ये कंपनी। अब इस कंपनी को डोनेशन आया था इसी साल में 14 करोड़, राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, 10 करोड़ का फॉर एग्जांपल जो है डोनेशन आया था। ये फंड इकट्ठा हुआ 10 करोड़ का, ठीक है। खर्चा कितना हुआ, 5 करोड़। तो ये 5 करोड़ क्या है, सरप्लस अमाउंट है ना। हाँ जी, CSR एक्टिविटीज़ करते हुए आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट आया है, सरप्लस अमाउंट मिला है। तो ये 5 करोड़ का जो सरप्लस अमाउंट है वो आप कैरी फॉरवर्ड, वो अभी नेक्स्ट ईयर में आप यूज़ करके फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करवाना, ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट को समझे ना, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करो। यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि पैसा कमाते कैसे, ठीक है। और ये कौन सा CSR, कौन सा पैसा, ये समझ में आ चुका है। और दूसरा है कि एक रेजोल्यूशन पास करो, BR@, BM पास करो, ठीक है, तब जाके आप हो जाएगा। क्या बोले, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस, जो एक्सेस अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो ऑफ द रिक्वायर्ड, सच कंपनी में सेट ऑफ कर सकते हो आप सच एक्सेस अमाउंट फॉर सच नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, ठीक है। ये नया कंसेप्ट, ये देखो सबसेक्शन 5 खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 इज एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कंसेप्ट। ये पूरा एकदम नया कंसेप्ट है, बहुत बवाल कंसेप्ट है, बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है, बहुत मतलब मिश्री है इस कंसेप्ट में। देखो, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स, जो कि 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं होता, 1 से 3 साल के
लगभग लग जाता है, उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग कहते हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स बता दिए इधर पे, ठीक है। तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो 6 साल 7 साल, जैसे अपना कलकत्ता का मेट्रो स्टेशन नियर दमदम, ठीक है, ये अभी बन रहा है, दमदम कैंटोनमेंट टू बी वेरी प्रिसाइज्ड, अभी बन रहा है। कितने साल से बन रहा है? लगभग 4 5 6 साल से बन रहा है, अभी भी बन रहा है मेट्रो स्टेशन, ठीक है। अब पता नहीं इसमें क्या हीरे जेवरात जो है वो लगा के मेट्रो बनाएंगे, क्या बनाएंगे पता नहीं, या फिर डायरेक्ट बुलेट ट्रेन जो है वो एंट्री लेने वाला है, ठीक है। सुपरसोनिक स्पीड में चलने वाला सुपरसोनिक ट्रेन जो है वो लॉन्च करेंगे, पता नहीं, जो भी है बहुत टाइम लग रहा है उसको, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि वो तो भैया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, सीएसआर में इंक्लूड नहीं होने वाला, ठीक है। वो सारे प्रोजेक्ट जो 3 साल के अंदर अंदर, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझना, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है फॉर एग्जाम्पल 2015 एंड 2016, ये 16, ये 17, ये 17, ये 18, ये 18, ये 19, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अलावा जिस साल ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसके नेक्स्ट 3 ईयर्स को हम लोग लेने वाले हैं, 1 2 3, समझ में ना, इसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज कमेंस्ड, ठीक है। तो एकदम ये इसको आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? अप्रैल से स्टार्ट करना है, तो मतलब पूरा साल मिलेगा ना आपको फाइनेंशियल ईयर, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो लॉ बनाता है उसको पूरा अच्छे से इंटरप्रेट करो, उसके बाद सीखो, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है। अब ये हुआ क्या, देखो, अब ये नया टॉपिक लाए क्यों, देखो, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट pursuant to any ongoing project, such amount shall be transferred to a scheduled bank account to be called as unspent corporate social responsibility, ठीक है। and such amount shall be spent by company in CSR activities within a period of 3 financial year, ठीक है। पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। Failing which the amount shall be transferred to the PM Care Fund, which is mentioned in Schedule 7 within a period of 30 days from the end of financial year। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या बोले कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है, जो 3 साल तक चलता है, ठीक है। ये पहला साल, ये सेकंड साल, ये थर्ड साल। तो इसमें जो आपने CSR का पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो अगर पूरा यूटिलाइज नहीं होता 3 साल के अंदर अंदर, फॉर एग्जांपल आपने 10 करोड़ का आपने प्रोजेक्ट बनाया है, आपका 7 करोड़ जो है वो आपका जो है खर्चा इधर पे हुआ, और बाकी 3 करोड़ जो है वो खर्चा नहीं हुआ, अनस्पेंट हुआ, अनस्पेंट अमाउंट। तो ये अनस्पेंट अमाउंट उन्होंने बोला है कि अनस्पेंट अमाउंट को आपको डाल देना है अनस्पेंट शेड्यूल बैंक अकाउंट। देखो, ये जो शेड्यूल बैंक अकाउंट है इसका नाम क्या है? टू बी कॉल्ड एज अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग नाम देते। तो इसमें आपको डाल देना होगा, तो आपको ये अनस्पेंट शेड्यूल बैंक अकाउंट में आपको रख देना है, ठीक है। जो अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में आपको डाल देना है। क्या है? अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, ठीक है, इसमें आपको पैसा डाल देना है। और इसी पैसे को, ये जो 3 करोड़ है, इस पैसे को आपको यूटिलाइज करना है अगले 3 साल के अंदर अंदर, 1 2 3, 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर आपको इसको यूटिलाइज कर लेना है। अगर आपने यूटिलाइज नहीं कर पाए अगले 3 साल के अंदर अंदर भी, तब उस पैसे को आपको ट्रांसफर कर देना है 30 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल 7 वाला फंड में, जो कि है PM केयर फंड, ठीक है। लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिखते शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के फंड में जो है आपको जमा करना, जो कि आपका PM केयर फंड है, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका है? पूरा समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पूरा फॉर्मेट जो है ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। नोट्स मैंने यहाँ पे बना के रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेलिंग विच द अमाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ईजी, ठीक है। तो एनी अमाउंट जो आपका 3 साल का प्रोजेक्ट था, वो 3 साल का प्रोजेक्ट का अमाउंट जो बच चुका है, देखो ना, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट परसुएंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अनस्पेंट जो बच चुका है उसको आपको ट्रांसफर कर देना है शेड्यूल बैंक अकाउंट, नेमली
unspent corporate social responsibility and such amount shall be spend in 3 financial year. ठीक है, इन CSR एक्टिविटीज विद इन ए पीरियड ऑफ 3 financial, 3 साल के अंदर अंदर आपको इसको खर्चा करना है CSR एक्टिविटीज में. अगर नहीं कर पाए तो सीधा चला जाएगा आपके शेड्यूल 7 वाले फंड में. शेड्यूल 7 वाला कौन सा फंड है भैया? PM केयर वाला फंड. ठीक है, ये 3 साल के एंड में ये चला जाएगा. ठीक है, अगर डिफॉल्ट किए सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6, तब आपको देखो पेनल्टी. देखो इस बार शायद एग्जाम में ये पूछ ले. ठीक है, तो एक बार अच्छे से देखो, सबसेक्शन 7 कर रहे हैं हम लोग. पेनल्टी देखो, बोले अगर डिफॉल्ट किए ना तो पेनल्टी आपको मिलेगा. ये है कंपनी के लिए, ये पेनल्टी है आपका कंपनी के लिए 2 times. ठीक है, 2 times द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, या फिर 2 times the amount required to be transferred to unspent corporate social responsibility account or 1 crore rupees whichever is less. ठीक है, उसके बाद ऑफिसर इन डिफॉल्ट का बताइए जरा. ऑफिसर इन डिफॉल्ट का है 1/10 ऑफ द अमाउंट. ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा इन फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, जो कि मतलब आपको ट्रांसफर करना था शेड्यूल 7 में, वो वाला फंड का 1/10, या फिर ये ऊपर वाला पूरा सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पर टू टाइम्स है ना, यहाँ पर सिर्फ आपका 1/10 होगा. ठीक है, 1/10 ऑफ द अमाउंट इन अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट विच शुड बी सेंड इन अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, या फिर 2 लाख रुपीज विच एवर इज लेस. ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, लास्ट 2 टॉपिक है, लास्ट 2 सबसेक्शन है. एक सबसेक्शन है 8, सेंट्रल गवर्नमेंट मे गिव डायरेक्शन टू कंपनी और क्लास ऑफ कंपनीज एज इट कंसीडर नेसेसरी टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 135. यहाँ पर बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, जिस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है उस कंपनी को भी एप्लीकेबल करवा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का मर्जी, मेरा मर्जी. अब देखो सबसेक्शन 9 कहता है लास्ट वाला कि वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड, जो अमाउंट स्पेंड करना है वो अगर 50 लाख से कम है तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूट करने का दरकार नहीं है. आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से काम चला सकते हो. ठीक है, शैल बी डिस्चार्ज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शैल नॉट बी एप्लीकेबल एंड द फंक्शंस ऑफ सच कमिटी शैल बी डिस्चार्ज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. रुकिए, मत जाना. ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या अमेंडमेंट करवाया ये आपके सर के ऊपर से भी नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या अमेंडमेंट था, क्या नहीं था, क्या है क्या नहीं है. ठीक है, पूरा CSR कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे. अब हम लोग जाएंगे एक बार वेबसाइट के ऊपर. ठीक है, वेबसाइट के ऊपर से आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या है क्या नहीं है. और ये जो शेड्यूल 7 है, सुनिए ना, सिर्फ एक टॉपिक बच चुका है, वो है शेड्यूल 7. ठीक है, अब ये जो शेड्यूल 7 है ये आपको सीधा वेबसाइट में मैं आपको दिखाऊंगा और आपको रीड करना है सिर्फ. ठीक है, फटाफट चलते ये चल के हम लोग CS एग्जाम स्क्वाड के वेबसाइट के ऊपर थोड़ा नीचे आना है. यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है. यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे दिखाई देगा नो इंटरनेट, तो फटाफट इंटरनेट को कर लेते हैं हम लोग ऑन हो चुका है. फटाफट हम लोग कर लेंगे इसको रिफ्रेश, तो ये आ जाएगा आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे. जैसे ही यहाँ पर आता है आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक्ट एंड रूल्स. ठीक है, यहाँ पे ई बुक पे क्लिक करना है. फटाफट ई बुक पे क्लिक करते हैं. अब ई बुक पे कौन सा एक्ट सर जी? हाँ जी बताइए ना, कौन सा एक्ट? द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, जैसे हम लोग ने क्लिक किया फिर ये वाला चीज़ आया. जैसे ये वाला चीज़ आता है हम लोग क्लिक करेंगे सर्च इन सेक्शन कंटेंट, तो हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉर्पोरेट, सीधा मारते सेक्शन 135. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135. ये है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, एक बार रीड करना है क्या? हाँ जी, या फिर घर पे रीड करोगे? आप घर पे रीड कर लेना. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पूरा ऊपर से नीचे तक एक बार रीड कर लेना ये वाला चीज़. ठीक है, मैंने यहीं से करवाया है आप लोगों को. ये पूरा मैंने बैठ के जो है इसको डिकोड किया है एंड फिर मैंने आपको करवाया, क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें अमेंडमेंट आया है, तो इसीलिए. अब शेड्यूल 7 में चलते हैं एक बार. ये है शेड्यूल 7. ठीक है, इरेडिकेटिंग हंगर. ठीक है, हंगर को मिटाना, प्रोमोटिंग एजुकेशन, प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी.
ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ आ चुका है जो कि गंगा रिवर्स का क्लीनिंग होता है ना, गंगा रिवर्स का देखो, इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू द क्लीन गंगा फंड, ये आ जाएगा इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में, ठीक है। और ऊपर में जो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पर आ जाएगा आपका स्वच्छ भारत कोष सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दी प्रमोशन ऑफ सैनिटाइजेशन, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। तो ये सारे ग्रीन वाले जो है ना, ये नए नए हैं, ठीक है, ये नए नए इंसर्ट किया गया है, आर्म्ड फोर्सेस में कहाँ कहाँ पे देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ना सिर्फ एक ही फंड है, वो है कॉन्ट्रीब्यूशन द प्राइम मिनिस्टर नेचुरल रिलीफ फंड, जो कि शेड्यूल 7 का फंड हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, वो है पीएम केयर फंड, समझ में आ रहा है। तो ये है आपका कंप्लीट शेड्यूल 7। तो ये आपको यहाँ से बना के कोई भी आपका फेवरेट 10 पॉइंट्स जो है आप लिख डालो, ठीक है। ये स्लम एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। CSR का जो है यहीं पे आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है, और आपका शेड्यूल 7 मैंने आपको दिखा दिया है। एंड इसी के साथ CSR का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैप्पी लर्निंग गाइस।